चलिए दोस्तों, अद्वैत एकेडमी के एक और सेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में हम बात कर रहे थे। एंशिएंट हिस्ट्री को हमने कश्मीर की जो है उसको कंप्लीट किया। अभी हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने हिंदू रूल पढ़ लिया है, तो मुस्लिम रूल को पढ़ रहे हैं हम कश्मीर में। ठीक है, तो सबसे पहली डायनेस्टी मुस्लिम रूल की जो है, जिन्होंने मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश किया है कश्मीर में, तो वो है शाहमीरी डायनेस्टी। तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में भी, शाहमीरी डायनेस्टी। अब देखिए, इस डायनेस्टी में इसके फाउंडर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि शाहमीर जो थे वो इस डायनेस्टी के फाउंडर थे, जिन्होंने टाइटल लिया था सुल्तान शमशुद्दीन का। ठीक है, तो रिंचिन जो कि फर्स्ट रूलर थे कश्मीर के, कौन से मुस्लिम रूलर, लेकिन वो कन्वर्ट हुए थे। तो एक्चुअल फाउंडर जो मुस्लिम रूल के थे, जिन्होंने पहली डायनेस्टी मुस्लिम डायनेस्टी बनाई थी कश्मीर में, वो थे सुल्तान शमशुद्दीन, जिनका असली नाम था शामीर। तो शामीरी डायनेस्टी उन्होंने बनाई थी। इस डायनेस्टी में, शामीर की डायनेस्टी में, दो इंसान वो मोस्ट नोटेबल जो है उल्लेखनीय है। एक है शिहाबुद्दीन और दूसरे हैं जैनुल अबिदीन। ठीक है, तो शिहाबुद्दीन के बारे में लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जैनुल अबिदीन के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, एक और थे जिनका नाम था सुल्तान सिकंदर, जिनके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, तो इन्हें औरंगजेब कहा जाता है कश्मीर का। तो इन्होंने यहाँ पर जिजिया इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में। पहली बार जिजिया किसने लगाया है? सुल्तान सिकंदर ने लगाया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि कश्मीर में यानी वैली में सबसे पहले जिजिया किसने लगाया था। जिजिया ये वो टैक्स है जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता था। ठीक है, तो ये जिजिया लगाया है सिकंदर ने कश्मीर में फर्स्ट टाइम, और इसको एबॉलिश किसने किया था वो हम आपको बताते हैं इस क्लास में आगे चल करके। तो आज हम बात करते हैं जैनुल अबिदीन की। सुल्तान जैनुल अबिदीन अब ये 1420 से लेकर के 1470 एडी तक इसने रूल किया। इसने ऑलमोस्ट 50 इयर्स तक रूल किया है, लगभग लगभग आधी सेंचुरी तक रूल किया है जैनुल अबिदीन ने। ठीक है, इसका नाम था शाही खान। ठीक है, इसका असली नाम था ये। ठीक है, और इसके बाद में इसने टाइटल लिया था सुल्तान जैनुल अबिदीन का। ठीक है, इसके अलावा इसने क्या किया था, इसे कहा जाता है बादशाह। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसे ग्रेट सुल्तान कहा जाता है। इसने बहुत महानता वाले कार्य किए हैं, बहुत महानता वाले काम किए हैं, इसलिए इसे बादशाह यानी ग्रेट सुल्तान कहा जाता है। और इसे कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर। कश्मीर का अकबर कहा जाता है किसको? जैनुल अबिदीन को। किस लिए? क्योंकि उसने अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन में, अपनी जस्टिस में, अपने एग्रीकल्चर में, ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर वगैरह हर एक चीज में जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, जो डेवलपमेंट किया, इसलिए इसको अकबर कहा जाता है कश्मीर का। तो इसने कश्मीर में जजिया भी इसी ने एबॉलिश किया था, वो भी आपको बताते हैं। इसके एडमिनिस्ट्रेशन में वो चीज़ आएगी। इसके अलावा इसने क्या किया था, इसने एक लार्ज आर्मी बनाई थी, एक विशाल सेना बनाई थी, और इसने रिकॉन्केस्ट किए थे उन रीजन्स को जो कि शिहाबुद्दीन ने पहले कॉन्केस्ट की थी, उनको अपने कब्जे में लिए थे। तो इसने क्या क्या किया था, इसने पंजाब के ऊपर कब्जा किया था, पंजाब के ऊपर जीत प्राप्त की थी, वेस्टर्न तिब्बत, ठीक है, इसके अलावा लद्दाख, लद्दाख के ऊपर इसने कब्जा किया था, बल्ट ये रीजन जो है उसके ऊपर, ठीक है, एक्सेट्रा। तो बहुत सारी जगहों पर इसने कब्जा किया था, लद्दाख में, वेस्टर्न तिब्बत में, पंजाब में, ठीक है, और गिलगित बल्तिस्तान वाला जो एरिया है वहां पर। तो इसने बहुत बड़ी सेना बनाई थी, ठीक है, तो इसलिए इसको एक महान राजा भी माना जाता है कश्मीर का।
अब बात करते हैं जैनुल आबिदीन के बारे में अगली कुछ बातों की। तो ये एक महान राजा माना जाता है कश्मीर का। इसके जो थे एम्बेसडर हुआ करते थे, एम्बेसीज होती थी, एक्सचेंज करते थे, एक्सचेंज्ड एम्बेसीज। तो बहुत सारे रूलर्स में ये मतलब एक्सचेंज होता था और साथ में गिफ्ट्स भी इसको मिलते थे। तो कैसे कैसे इसको देखिए, शरीफ ऑफ अरब एंड किंग्स ऑफ इजिप्ट। तो अरब के जो शरीफ थे, इसके अलावा इजिप्ट के जो किंग थे, वो इसके साथ में अपनी एम्बेसीज को शेयर किया करते थे, एक्सचेंज किया करते थे और साथ में इसको गिफ्ट भी भेजा करते थे। इसके अलावा इसने इंडिया में बहुत सारे रूलर्स के साथ में एम्बेसीज को एक्सचेंज किया था, जिसमें दिल्ली की बात मोस्ट प्रोमिनेंट है। और दिल्ली में इस टाइम पे दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी। और दिल्ली सल्तनत में देखिए, इसका टाइम पीरियड मैंने बताया 1420 से 1470 तक। तो इस टाइम पर क्या हुआ था, दिल्ली में जो डायनेस्टी रूल कर रही थी वो थी सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी 1414 से यानी 1414 से 1451 तक रही थी। और अगली जो डायनेस्टी थी इसके टाइम पर वो थी लोधी डायनेस्टी। और जो लोधी डायनेस्टी थी दोस्तों, वो थी 1451 से लेकर के 1526 तक। और 1526 में क्या हुआ था, मुगल्स का अटैक हुआ था। बाबर ने इंडिया के ऊपर कॉन्क्वेस्ट की थी और वो यहीं का रूलर बन गया था, वो एम्परर ऑफ हिंदुस्तान बना था। इसलिए जो दिल्ली के रूलर्स हुआ करते थे सैयद्स के 1451 तक, और इसके बाद में लोधी यानी बहलोल लोधी जो इसका फाउंडर था, उनके साथ में अपनी एम्बेसीज को एक्सचेंज किया करता था। इसके अलावा बंगाल, गुजरात, मालवा एटसेट्रा, बहुत सारे रूलर्स के साथ में इसका क्या था, एम्बेसीज को एक्सचेंज किया करता था। बहुत सारे जो किंगडम्स थे उनके साथ में। इसका मतलब ये है कि इसके जो फॉरेन रिलेशंस थे दूसरे किंगडम्स के साथ में, दूसरे एम्पायर्स के साथ में, वो बहुत बढ़िया थे। इसलिए इसकी एम्बेसीज थी दूसरे किंगडम्स में और उनकी एम्बेसीज इसकी वैली में यानी इसकी राजधानी में कश्मीर में थी। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट एक इसके लिए और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये महान राजा है, तो इसके सारे एस्पेक्ट्स को हमने पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम जैनुल आबिदीन के एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस को हम पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस। अब देखिए, इसने एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, क्योंकि इससे पहले कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो टोटली ही तबाही वाली कंडीशन में आ गया था, बिल्कुल वीक था। इसने एडमिनिस्ट्रेशन को री इनोवेट किया है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, इसने एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादातर उन लोगों को पद दिए हैं, उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन में ऊपर आया है जो कि कैपेबल लोग थे। कैपेबल पीपल जो थे, इनको क्या किया है, इनको हाई ऑफिस दिए हैं। और जिन लोगों को इसने ऑफिस दिए हैं, इसने ना कि उनकी ना कास्ट देखी है, ना क्रीड देखा, ठीक है, रिलीजन वगैरह कुछ भी नहीं देखा है। तो एकदम जस्ट किंग था एकदम। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता था, ना किसी की कास्ट देखता था, ना किसी की रेस देखता था, ना किसी का धर्म देखता था किसी को भी अपॉइंट करने के लिए। तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोस्ट इसने कैपेबल लोगों को, जो कि योग्य लोग थे, उनको बिठाया था। ठीक है, इसके अलावा इसने क्या किया था, ये हर एक उस इंसान को पनिशमेंट देता था, बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट देता था, जो कि क्या करता था, रॉन्ग यानी रॉन्ग डीड्स के लिए। पनिशमेंट किस लिए मिलती थी, गलत कामों के लिए, चाहे वो कितना भी इसका फेवरेट इंसान क्यों ना हो या क्लोज इंसान क्यों ना हो, तो ये सबको क्या करता था, पनिशमेंट देता था। गलत करने के लिए आपको सजा मिलेगी, चाहे आप जो सुल्तान है उसके जितने भी करीबी हों। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये अपने जो जस्ट मेजर्स हैं, जो अपना जस्टिस है, उसके लिए इसको माना जाता है। इसके अलावा इसने कश्मीर को जिजिया से मुक्त किया था। जिजिया इसने एबॉलिश किया था, मतलब कि खत्म किया था कश्मीर से, जो कि सुल्तान सिकंदर ने लाया था जजिया। और जजिया इसलिए होता है कि या तो आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए या तो आप टैक्स दें। ठीक है, तो बहुत सारे लोग, मैंने आपको बताया, सुल्तान सिकंदर के टाइम पर कश्मीर छोड़ करके चले गए थे, जो कि हिंदूज थे, कश्मीरी पंडित थे। बाद में वो जैनुल आबिदीन ने उन लोगों को वापस लाया था, इसने जजिया को रिमूव कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था।
इसके अलावा ये इंसान जो था जैनुल आबिदीन, ये था रिलीजियस टॉलरेंट। रिलीजियस टॉलरेंट का मतलब क्या होता है कि वो इंसान जो कोई भी फैसला करता है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, जो इसका बर्ताव होता है अपने सब्जेक्ट्स के साथ में, तो वो किसी धर्म के आधार पर नहीं होता। तो अपने जो इसके हिंदू धर्म के लोग थे उनके खिलाफ भी, उनके लिए भी इसका जो एटीट्यूड था वो काफ़ी लिबरल किस्म का था। तो बिल्कुल एक कट्टर किस्म का स्टॉन्च इंसान नहीं था। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इसका जो रिलीजियस टॉलरेंस था इसका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पढ़नी थी किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हम पढ़ रहे हैं जैनुल आबिदीन का। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में हम इसके एग्रीकल्चर के बारे में, कि एग्रीकल्चर में इसने क्या योगदान दिया है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए एग्रीकल्चर में भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इस टाइम पर। तो बहुत सारी चेंजेस लाए हैं इसने एग्रीकल्चर में भी। इसके टाइम पर इसने लैंड रेवेन्यू जो था उसको किस टाइप से फिक्स किया था, लैंड रेवेन्यू, यानी इस टाइम पर जो लेकिन लैंड टैक्स था, लैंड रेवेन्यू था, इसको रखा था इसने लगभग 1/4 से लेकर के 1/7, ठीक है। यानी 1/4 हिस्सा, यानी या तो आपको 20% से लेकर के कहाँ तक देना पड़ेगा, 1/7 आ गया लगभग। ये कितना आएगा, इसको हम डिवाइड करें, चलिए छोड़िए, ये लगभग कुछ 15% के अराउंड में आता है लगभग, ठीक है। तो 1/4 से लेकर के 1/7 तक इसने लैंड रेवेन्यू रखा था, जो एनुअली मतलब कि जो फसल निकलती थी उसका आपको 1/4 या 1/7 जो है वो देना होता था लैंड रेवेन्यू इसके टाइम पर। इसके साथ में इसने जो अपना एग्रीकल्चर था उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए थे। इन कामों में मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो है इसके, इसने कैनाल्स बनाई थी बहुत सारी, और इस कैनाल से क्या होगा, ज़्यादा एग्रीकल्चर में क्या बढ़ोतरी मिलेगी, ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होगा, प्रोड्यूस ऊपर जाएगी और प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो इसके टाइम पर जो पीजेंट्स हुआ करते थे, जो किसान हुआ करते थे, वो काफ़ी प्रॉस्पेरिटी में थे, खुशहाली में थे। इसके अलावा कैनाल्स की हम बात कर रहे थे तो मार कैनाल है, ठीक है, जैनागीर कैनाल, ठीक है, अवंतीपुरा कैनाल, काकापुर कैनाल, एटसेट्रा। तो बहुत सारी जो कैनाल हैं, बहुत सारी नहरें हैं जो कि कश्मीर में इसने वैली में बनाई है। मार कैनाल, जैनागीर कैनाल, अवंतीपुरा कैनाल और काकापुर कैनाल है। तो ये सारी कैनाल्स आपको इरिगेशन के काम आएंगी, और जितनी ज़्यादा इरिगेशन होगी उतना ही ज़्यादा जो मतलब प्रोडक्शन होगी वो सरप्लस होगी, एक्स्ट्रा होगी। तो उससे क्या होगा, जो पीजेंट्स होंगे, जो किसान होंगे, आम लोग होंगे, उनकी प्रॉस्पेरिटी होगी, उनकी तरक्की होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है इसके एग्रीकल्चर में। इसके अलावा एग्रीकल्चर के बाद में हम बात करते हैं इसके हैंडीक्राफ्ट के बारे में कि इसका हैंडीक्राफ्ट में क्या योगदान रहा है। हैंडीक्राफ्ट, अब देखिए इसमें भी इसका ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन रहा है, काफ़ी योगदान रहा है। इसने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए हैं इसमें, इसने सबसे पहले इनवाइट किया था लोगों को, इनवाइटेड क्राफ्ट्समैन। अब ये जो लोग हैं जिनके पास में ऑलरेडी कुछ आर्ट है, ये क्राफ्ट्समैन जो है, तो उनको इनवाइट किया था कहाँ से, सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया से इसने क्राफ्ट्समैन इनवाइट किए थे ताकि इसके लोगों को क्या कर सके, ट्रेन कर सके, टू ट्रेन हिज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स होती है प्रजा। तो इसके टाइम पर यानी जैनुल आबिदीन के टाइम पर इसकी प्रजा को ट्रेन करने के लिए क्राफ्ट्स में कलाकारी, बहुत तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट के जो काम थे, चाहे मैसनरी होता है जिसमें कारपेंट्री होता है, तो बहुत सारे क्राफ्ट्स जो होते हैं, इन सब के लिए इसने क्या किया था, इसने सेंट्रल एशिया से इनवाइट करके लाए थे क्राफ्ट्समैन ताकि इसके लोगों को वो ट्रेन कर सके। इसके अलावा इसने क्या किया था, इसने इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस्ड पाशमीना शॉल। इसका जो क्राफ्ट था वो भी इसने ही इंट्रोड्यूस किया था। कहाँ से किया था, ये तिब्बत से।
तो कश्मीर के जो पश्मीना शॉल जो हुआ करते हैं काफ़ी मशहूर हैं। ये क्राफ्ट भी इसी ने कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था। तो पश्मीना शॉल जो है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि किस राजा के टाइम पर कश्मीर में इंट्रोड्यूस किए, कश्मीर में बनने स्टार्ट हुए, तो वो राजा का नाम है सुल्तान जैनुल आबिदीन, ठीक है, जिसे अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। तो पश्मीना शॉल का जो क्राफ्ट था इसने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में पहली बार तिब्बत से। इसके अलावा इसने वुडन आर्किटेक्चर, ठीक है, इसने स्टार्ट किया था। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं, इसके जो लॉज हुआ करते थे, ठीक है, वो इसके एडमिनिस्ट्रेशन की एक और बात है कि जस्टिस में मैंने आपको बताया था कि अपने लोगों के साथ में काफ़ी जस्ट मेजर्स वो यूज़ किया करता था। मतलब किसी भी इंसान को, जो चाहे इसका क्लोज भी हो, गलत करे तो उसको सज़ा दिया करता था। तो जस्टिस सिस्टम काफ़ी साउंड था इसका। साथ में इसने क्या किया था, अपने हिंदू जो सब्जेक्ट्स थे उनके लिए काफ़ी लिबरल था। इसके जो लॉज थे वो लिखे होते थे कॉपर प्लेट्स के ऊपर। तो कॉपर प्लेट्स के ऊपर किस मुस्लिम रूलर ने मेडिवल इंडिया में अपने लॉज जो है वो पब्लिक प्लेसेस पर लगवाए थे, ताकि लोगों को पता चले कि लॉ ऑफ द लैंड क्या है, कि वहाँ का कानून क्या है। सुल्तान जैनुल आबिदीन ने कॉपर प्लेट्स पर जो कि कानून थे वो लिख करके वहाँ पर लगाए थे, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, ठीक है दोस्तों। तो वुडन आर्किटेक्चर यानी वुड्स की क्या हो गया, वुडन आर्किटेक्चर में अब क्या होगा, जो कि लकड़ी के घर बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, तो वो भी किसके टाइम में मशहूर हुई हैं, वो भी सुल्तान जैनुल आबिदीन के टाइम पर ही मशहूर हुई है। क्योंकि कश्मीर में काफ़ी टिम्बर, काफ़ी इमारती लकड़ी मिलती थी, इसलिए उस लकड़ी को कन्वर्ट करके वुडन आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था जैनुल आबिदीन ने। अब हैंडीक्राफ्ट भी हो गया। अब हम बात करते हैं आर्ट और लिटरेचर की। तो आर्ट एंड लिटरेचर जैनुल आबिदीन के टाइम पर उस चीज में क्या डेवलपमेंट हुई थी। आर्ट एंड लिटरेचर, अब देखिए कला संस्कृति में क्या डेवलपमेंट हुई थी। इसे पैटर्न माना जाता है कि ये एक ग्रेट पैटर्न है आर्ट एंड लिटरेचर का, ठीक है। तो इसे एक महान पैटर्न माना जाता है आर्ट एंड लिटरेचर का, इसलिए क्योंकि इसके टाइम पर बहुत सारी आर्ट और लिटरेचर में डेवलपमेंट्स हुई है। इसी के टाइम पर जो राजतरंगिणी का सेकंड पार्ट है वो लिखा गया है, सेकंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी। अब देखिए राजतरंगिणी का सेकंड पार्ट इसके टाइम में लिखा गया है, और लिखने वाले इंसान का नाम क्या है, भाई जोहा राजा। तो ये राजतरंगिणी का सेकंड पार्ट जो है वो लिखने वाले इंसान का नाम है जोहा राजा। एंशिएंट टेक्स्ट है कश्मीर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है राजतरंगिणी। कलहन ने लिखा है 12th सेंचुरी में, लगभग 1148 to 49 के बीच में उन्होंने इसको कंपाइल किया था। लेकिन इसका सेकंड पार्ट जो है राजतरंगिणी का, वो जोहा राजा ने इनके ही टाइम पर लिखा था। इसके अलावा इनकी बायोग्राफी भी लिखी गई है, बायोग्राफी ऑफ जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन, इसकी बायोग्राफी को कहा जाता है जैना प्रकाश, जैना प्रकाश। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि जैनुल आबिदीन की जो बायोग्राफी है उसको क्या कहा जाता है, तो वो है जैना प्रकाश, और जिसने लिखी है उसका नाम है युद्ध भट्ट। युद्ध भट्ट। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी बायोग्राफी किसने लिखी है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो वो है युद्ध भट्ट, एक कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने जैनुल आबिदीन की बायोग्राफी यानी इसकी जीवनी लिखी है, इसकी लाइफ हिस्ट्री लिखी है, तो जिसे कहा जाता है जैना प्रकाश। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जैनुल आबिदीन के बारे में। जैनुल आबिदीन ने क्या किया था, एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट खोला था, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। अब ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में क्या होगा, जो वेरियस टेक्स्ट हैं, एंशिएंट टेक्स्ट जो कि जैसे रामायण है, महाभारत है, उनको पहले ओरिजिनली संस्कृत में लिखा गया था, इसने ट्रांसलेट करवाया था उनको पर्शियन में। जैसे रामायण है, ठीक है, महाभारत है, इसके अलावा राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी। तो ये सब इनको क्या किया गया था, इनको ट्रांसलेट किया गया था, इन टेक्स्ट को ट्रांसलेटेड
इनटू पर्शियन। तो पर्शियन में इसने ट्रांसलेट कराया था इन सब टेक्स्ट को, ठीक है। तो इसमें देखिए ओरिजिनली रामायण महाभारत या राजतरंगिणी जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, इसने इनको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा दिया था। इसके अलावा इसकी दूसरी चीज़ें भी हम आपको पढ़ाते हैं आर्ट एंड लिटरेचर में। अब जैसे कि इसने क्या किया था, इसने बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस खोले थे पढ़ाई के लिए, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है। नए स्कूल्स एंड कॉलेजेस इसने खोले थे, ओपन, ठीक है। तो एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, जो नॉलेज का स्तर है उस नॉलेज के लेवल को ऊपर लाने के लिए इसने नए स्कूल्स एंड कॉलेजेस खोले थे। इसके अलावा इसने हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरीज कह सकते हैं वो इसने नई खोली थी, ठीक है, लोगों के लिए। और यहाँ पर इसने क्या किया था, हकीम और जो कि वैद्य थे उस टाइम पर उनको क्या किया था, एम्प्लॉयमेंट दी थी यहाँ पर, ताकि लोगों के काम आ सके, लोगों को किसी भी प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़े तो उनका इलाज हो सके। इसने बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी खोले थे जहाँ पर हकीम और वैद्य भी रखे थे। किसकी बात कर रहे हैं हम, ज़ैनुल आबिदीन के आर्ट और लिटरेचर के टाइम की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस भी, इसके अलावा हॉस्पिटल्स भी खोले थे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर के बारे में कि आर्किटेक्चर में इसने क्या क्या चीज बनवाई है ज़ैनुल आबिदीन ने, ठीक है। तो आर्किटेक्चर में तो ये एक ग्रेट बिल्डर माना जाता है इसे, बहुत सारी चीजें इसने बनाई हैं कश्मीर में, बहुत सारी इमारतें, बहुत सारी चीजें इसने बनाई हैं। जैसे कि इसने क्या बनाया है, जैसे इसने एक आर्टिफिशियल लेक बनाया है, ठीक है, जिस लेक को कहा जाता है ज़ैना लंक, ठीक है। ज़ैना लंक जो है ये लेक इसने कहां पर बनाया है, ये एक आर्टिफिशियल लेक है या आर्टिफिशियल आइलैंड भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। आर्टिफिशियल आइलैंड यानी जजीरा बनाया है जिसे ज़ैना लंक कहा जाता है। और ये किसके ऊपर इसने बनाया है, ये इसने बनाया है वूलर लेक, वूलर लेक जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा इसने एक नई सिटी बनाई थी, ए न्यू सिटी, जिसे कहा जाता है नौशहर, ठीक है। तो ये एक नई सिटी इसने बनाई थी जिसे कहा जाता है नौशहर। इसके अलावा इसने कुछ और भी टाउन्स बनाए थे, जैसे ज़ैनापुर, ठीक है। इसके अलावा ज़ैनाकुट, इसके अलावा ज़ैनागिर, ठीक है, एक्सेट्रा। तो बहुत सारे नए टाउन भी बनाए थे ज़ैनुल आबिदीन ने, जिसमें ज़ैनापुर, ज़ैनाकुट और ज़ैनागिर भी है। इसके अलावा इसने क्या किया था देखिए, इसके बारे में हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो आर्किटेक्चर में इसे एक ग्रेट बिल्डर माना जाता है जिसने एक आर्टिफिशियल लेक बनाया था, ठीक है, तो जिसे कहा गया है ज़ैना लंक। इसके अलावा इसने एक वुडन ब्रिज बनाया है कश्मीर में, श्रीनगर में इसने एक वुडन ब्रिज बनाया है, तो काफी मशहूर है, जिसे कहा जाता है ज़ैना कडल। तो ये भी याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इसके आर्किटेक्चर की, तो इसे एक ग्रेट बिल्डर माना जाता है जिसमें इसने क्या किया है, एक वुडन ब्रिज यानी वुडन आर्किटेक्चर इसी ने स्टार्ट किया था। तो इसने लकड़ी का पुल बनाया है श्रीनगर में जिसे ज़ैना कडल कहा जाता है। इसके अलावा इसने आर्टिफिशियल एक आइलैंड बनाया था वुडन लेक, जो कि फ्रेश वाटर लेक है जो झेलम से बन करके जाता है आगे के लिए, ठीक है। तो वुडन लेक में इसने क्या किया, एक वुलर लेक जो है ये झेलम में ही बना हुआ है, तो झेलम इससे फ्लो करके पार करता है। तो इसमें क्या किया है, इसने एक आइलैंड बनाया है जिसे कहा जाता है ज़ैना लंक। इसने एक नया शहर बनाया है जिसे नवा शहर कहा जाता है। इसके अलावा इसने कुछ टाउन्स भी नए नए बनाए हैं, उनका आर्किटेक्ट है ये ज़ैनापुर, ज़ैनाकुट और ज़ैनागिर वगैरह। इसके बाद में क्या हुआ है, 1470 में ज़ैनुल आबिदीन की ये सब इतने महान काम करने के बाद में इसकी मौत हो जाती है
और इसकी मौत के बाद में क्या होता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाती है इसकी शामीर डायनेस्टी। 1470 में इसकी डेथ यानी मौत हो जाती है। और इसके बाद में क्या होता है, इसकी मौत के बाद में जो कि शामीरी डायनेस्टी का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टेड डिक्लाइनिंग कह सकते हैं आप। अब इसका डिक्लाइन जब हो जाता है, इसके आखिरी जो रूलर है उनका नाम है हबीब शाह। ठीक है, हबीब शाह को अपने ही आर्मी कमांडर ने मार दिया, जिसका नाम था अब देखिए, इसको अपने ही आर्मी कमांडर ने मार दिया था, जिसका मैं नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, आपको नाम बताता हूँ। तब तक देखिए, इसके जो डेथ हुई थी 1470 में हुई थी। शामीरी डायनेस्टी का इसके साथ में ही डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। हबीब शाह इस डायनेस्टी का आखिरी रूलर है। ठीक है, तो आर्मी कमांडर जो था उसने इसको मार दिया था, जिसका मैं नाम अभी नहीं आपको बता पा रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसका नाम बताऊंगा। ठीक है, तो इसके साथ ही क्या हो गया, जो कि शामीरी डायनेस्टी थी वो इसका डिक्लाइन हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो शामीरी डायनेस्टी के बाद में जो कि चक डायनेस्टी जो है वो इसके बाद में आ गई। तो चक डायनेस्टी का रूल यहाँ से आगे स्टार्ट होता है। आर्मी कमांडर जिसने हबीब शाह जो कि लास्ट रूलर था जिसको मारा था, तो उसके हम नाम लास्ट क्लास में आपको यानी नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो शामीरी डायनेस्टी थी उसके सेकंड क्लास जो आज हमने ली थी वो समाप्त हो जाती है, जिसमें हमने जैनुल अबिदीन के बारे में पढ़ा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं जैनुल अबिदीन इस डायनेस्टी के, और इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, इसलिए इनको अकबर कहा जाता है यहाँ का, या बादशाह कहा जाता है। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में, इन्होंने फॉरेन रिलेशंस में, जिसमें उन्होंने अपने एनवॉइस दूसरे के किंगडम में और दूसरे के इन्वॉइस अपने कैपिटल में रखे थे। इसके अलावा इसने एग्रीकल्चर में, इसने हैंडीक्राफ्ट में, आर्ट एंड लिटरेचर और आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की थी कश्मीर में। इसने जिजिया जो था वो एबॉलिश कर दिया था, और ये अपने हिंदू सब्जेक्ट्स के लिए काफ़ी लिबरल रूलर था, इसलिए इसे एक ग्रेट रूलर माना जाता है कश्मीर का। ठीक है, आज शामीरी डायनेस्टी को हम खत्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू।